फैज़-ए-आम ट्रस्ट और हेल्पिंग हैंड की जानिब से अपने बेनिफिशर्स स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग सेशन का इदारे सियासत के महबूब हसन जिगर हॉल में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुस्लिम तलबा और तालिबात को ऐसे कोर्सेस और मज़ामीन इख्तियार करने के लिए तलखीन की गई जो असरी तकाज़ों से अहम आहंग हो, जिससे हुसूल रोज़गार में आसानी हो और बच्चे मुख्तलिफ फ़नून के माहिर हो जाएँ तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें कामयाबी, तरक्की व खुशहाली की राह पर गामज़न होने से नहीं रोक सकती। ज़रूरत इस बात की है कि नई नस्ल को मेहनत और सब्र इख्तियार करना चाहिए। इस मौके पर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने फैज़-ए-आम ट्रस्ट और हेल्पिंग हैंड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट कामयाब तलबा और तालिबात के लिए मुनक़िदा खुसूसी काउंसलिंग सेशन से खिताब किया। इस काउंसलिंग सेशन में तकरीबन 200 तलबा और इनके वालिदैन व सरपरस्तों ने शिरकत की। ये ऐसे तलबा हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरमीडिएट कामयाब किया है। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि इन तमाम तलबा और तालिबात को प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में फैज़-ए-आम ट्रस्ट, इसके सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन और हेल्पिंग हैंड्स का अहम किरदार रहा है। दोनों इदारों ने इन तलबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त किए, जिसके लिए गरीब वालिदैन ने फैज़-ए-आम ट्रस्ट और हेल्पिंग हैंड्स के अतिया दहिंदगान का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा किया। और हाज़िरी, मैं समझता हूँ कि आपके फ़िक्र अंगेज़ खिताब के बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ख़ास तौर पे मुसलमान की जो कैरियर की जो ऑप्शन होता है या इंतखाब होता है कैरियर का, वो 2-3 चीज़ों पे मुनहसर रहता है। उसके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पिलर्स होते हैं 2-3 रहते हैं। एक रहता है कि आपका जो डिसीजन रहता है, फर्स्ट डिसीजन कि आप क्या करना चाह रहे हैं, वो आपके या तो दोस्तों के ऊपर रहता है। दोस्त किधर जा रहा वो देख के आप अपनी फील्ड चूज़ करते हैं। आप करियर आगे चल के क्या बनना है वो नहीं सोचते, लेकिन दोस्त को देख के आपका एक फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ आती है कि दोस्त सब लोग इसमें जा रहे हैं, लिहाजा मैं भी उसमें जाऊँगा। सेकेंड प्रायोरिटी आती है आपके पास कि कौन सा ईजी सब्जेक्ट है। अगर दोस्त को भी फॉलो नहीं करे तो ईजी सब्जेक्ट फॉलो करते हैं। तो यहीं पे बहुत ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं पूरी तो तकरीर नहीं सुना, लेकिन स्किल के ऊपर आज इंडिया बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। तो स्किल अगर आपके हाथ में स्किल नहीं, जैसा और बिल गेट्स का ही उसमें जिक्र करूँगा कि बिल गेट्स ने ये कहा था कि अगर किसी को आप तरक्की करना सिखाना चाह रहे हैं तो उसे मच्छी पकड़ना सिखाइए बजाय मच्छी खिलाने के। तो अगर आपके हाथ में स्किल है, चाहे आप इंडिया रहिए या इंडिया के बाहर कहीं भी चले जाइए, आपको अपना लोहा मनवाना बहुत आसान होता है। स्किल अगर रहा तो करियर, आप लॉ के ऊपर बात करें, मीडिया के ऊपर बात करें, ये सब चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर 2 चीज़ और इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक होता है पेशेंस, दूसरा होता है परसिवरेंस। अगर आप अपनी फील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, ये कहा जाता है कि आपको मंजिल पर नज़र रखना है, जहाँ तक हो सके आपको मंजिल तक पहुँचना है। जब आपका डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन जो है करियर के पॉइंट में, वहाँ पे पहुँचना है, बजाय इसके कि आप रास्ते में देखिए छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से, जैसा यूट्यूब की बात हुई या आजकल सोशल मीडिया की बात हुई, उससे हम अगर हट के चलेंगे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा कि हम अपने करियर को किस तरह अचीव करेंगे। वरना हम बीच में एक चीज़ शुरू करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि सक्सेस इज़ नॉट वेरी ईजी, इट इज़ ए ह्यूज चैलेंज। और आपको हर कदम पे कहीं ना कहीं आपको रुकावट आती जाएंगी। उसको आप खंदा पेशानी के साथ या पुरअज़्म रह के या कॉन्फिडेंट रह के आप उसको डील करना है। इसलिए कि आप जब भी आगे बढ़ेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं वजह पे आपको डिस्करेजमेंट, अरे इतनी मेहनत करा उसके बाद ये नहीं हुआ, नहीं, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि सब चीज़ अपनी जगह है, लेकिन जो फाइनल चीज़ होती ऊपर वाला प्लान करता है। तो ही इज़ द बेस्ट प्लानर आपके करियर का। अगर आप ये सोचेंगे कि नीट लिखे, मार्क्स कम आए, एडमिशन नहीं मिला, या मेडिसिन की बात अगर देखेंगे तो अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में आ रहा तो आज 1 करोड़ रुपए लिया जाता है, तो 1 करोड़ कितने लोग वो कर सकते हैं? बजाय 1 करोड़ मैनेजमेंट कोटा के MBBS में देने के, अगर आप जैसा पेट स्कैन है या जो दूसरे जो स्किल्स है, मेडिकल टेक्नीशियंस की जो फील्ड है, उसमें अगर आप चले जाएंगे तो आप कहीं भी चले जाइए। यकीनन आप अमेरिका की बात करें, लेकिन अमेरिका से हट के भी अगर देखेंगे तो इट्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे अगर हेल्थ फील्ड में जाएंगे तो इंडिया में भी देखें तो फिलवक्त तेलंगाना स्टैंड्स इन ए बेटर प्लेस व्हेन कंपेयर टू हेल्थ सेक्टर, इसलिए कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तेलंगाना में या हैदराबाद में जो है वो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के वास्ते बना हुआ था।
अब आबादी आधी हो गई तो हमारे पास वो है, लेकिन फिर भी इसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा है। तो ये तो गवर्नमेंट की फील्ड है, बट प्राइवेट रिलेटेड फील्ड में भी अगर आप जाएंगे तो अगर आपके हाथ में हुनर है, मल्टीमीडिया की भी एक फील्ड है जो आगे चल के बहुत ज़्यादा आने वाली है। ख़ास तौर पे हम देखिए, एक चीज़ ये है कि हम जो चीज़ को नहीं ये फील्ड नहीं बोलेंगे, उसका डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। आप एक ज़माना था ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया था, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आया, अब नैनो टेक्नोलॉजी आया। अगर आज आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो आप क्यों पीछे जा रहे हैं, आप नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जा सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं समझता हूँ कि आप हर एक को करियर ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, टीवी पे तो मैंने समझता कि, लेकिन एक टेड टॉक्स भी होते हैं यूट्यूब पे। अगर आप मारेंगे तो टेड टॉक्स रहता है, उसके ऊपर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उन्हें 15-20 मिनट में पूरी बात खत्म करते हैं। तो इन चीज़ों में अगर जाएंगे, और दूसरा एक और बात शायद डॉक्टर साहब बोले नहीं बोले, मगर सिविल सर्विसेज भी है। गवर्नमेंट में एक अनसेड अनरिटन एक पॉलिसी बनी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि 33% लेडी रिजर्वेशन होना है हर चीज़ में। और आज के दौर में एक एडवांटेज ये है कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन को वो ये है कि आपके लिए भी कुछ सीट्स, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फेल हो गए तो, लेकिन कम मार्क्स भी आ गए तो आपको चांस है रिक्रूट करने का। बिकॉज 54 इस्लामिक कंट्रीज जो है वहाँ पे कोई हमारे लोग नहीं है। अब पुलिस में भी अगर आप देखेंगे तो सिवाय एक दो पुलिस ऑफिसर्स के, मैं समझता हूँ कि तेलंगाना में नहीं है। IFS में अगर आप जाएंगे, फॉरेन सर्विस में, वहाँ पे भी कोई नहीं, बहुत कम लोग हैं। तो हमारा जो परसेंटेज है, अगर तेलंगाना की बात करेंगे तो 0.7% गवर्नमेंट में माइनॉरिटी पॉपुलेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो अगर हाँ आप नेशनली देखेंगे तो सिविल सर्विसेज में अगर जाएंगे तो आपको एक शॉर्ट ये रहता कि आपको एटलीस्ट 54 कंट्रीज में आपको एक ट्रांसलेटर की सही, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर उबूर होना ज़रूरी है। और अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं और आप BSc करे हुए हैं या इवन MBBS करे हुए हैं, BDS भी करे हुए हैं, तो आपका जो इंटरव्यू होता ज़्यादातर उसी फील्ड से आपसे सवाल किए जाते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बेटर ये है कि आप कौन सी फील्ड में जाना है उसमें अच्छा रिसर्च करिए, और नेक्स्ट अपकमिंग फील्ड आप यूट्यूब गूगल पे भी जाके देखेंगे तो अपकमिंग फील्ड्स मारिए आप, या करियर प्रॉस्पेक्ट्स इन नेक्स्ट 21st सेंचुरी मारिए, कुछ भी मारिए, आपको नए फील्ड्स के चीज़ वहाँ पे खुद गूगल, चूँकि सर्च इंजन है, उन्हें खींच के ला के आपको वहीं बता देता है। उसके बाद आप डिसाइड भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके बाद मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं करूँगा, डॉक्टर साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। एक अमेरिका में कायम किया गया है, हमारे फैज़-ए-आम ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हैं। वो यहाँ पर अपनी उम्र का काफ़ी हिस्सा उन्होंने यहाँ गुजारा, और यहाँ पर जो है BE वगैरह कर वो जो है हमने उनको अमेरिका भिजवाया था। मरहूम आबिद अली ख़ान साहब के हाथ से एक चेक उनको दिए थे उसके फेयर का, और वहाँ जाकर भी काफ़ी मदद दी। और वो उन्होंने, देखिए ख़ास बात है, यह बात अक्सर या मैं भी कहता हूँ कि जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं और जो हमारे से इमदाद लेते हैं, उनको ये भी चाहिए कि वो अपनी तालीम ख़त्म होने के बाद और कुछ कमाने के वक्त वो जो है अपना पैसा जो है वापस अगर करें तो ऐसे ट्रस्ट जो है जो दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। ये काम ये जो मैं कहता हूँ लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आया, लेकिन मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि ये मोहम्मद यूसुफ़ जो यहाँ से गए थे, उन्होंने वहाँ जाकर जो है अच्छे तरीके से सेट हो गए वहाँ पर जाकर, और उनको जनरल मोटर्स में जाके नौकरी मिली। देखिए आप, जनरल मोटर्स में उन्होंने नौकरी हासिल की, और अब वो एक इंटरनेशनल फिगर बन गए हैं, और उन्होंने ख़ुद एक फाउंडेशन वहाँ पर कायम किया है, इक्वली एबल फाउंडेशन, जिसके ज़रिए से वो उन जैसे फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए मदद करते हैं। ये केस भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के स्पॉन्सरशिप पे केस हम जो कर रहे हैं मोहतरमा का। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ जाकर अपनी, जब उनकी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया तो उन्होंने दूसरों के लिए सोचना शुरू किया, उन्हीं के जैसे लोगों के लिए सोचना शुरू किया। और ये जो सोच थी
वो सोच ने वो एक इक्वली एबल फाउंडेशन का जन्म लिया और आज कई हज़ारों लोगों को वो मदद कर रहे हैं। और इंडिया में मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने हमको अपॉइंट किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम किस तरीके से केस की जो है तह तक जाते हैं, कैसा मदद करते हैं, क्योंकि वो खुद देखे हुए हैं। मेरा नाम बतूल फ़ातिमा है। मैंने अभी अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है एमपीसी से। मेरा परसेंटेज 92.4 है इंटरमीडिएट में। अब मैं आगे इंजीनियरिंग करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आगे जाकर आईएएस ऑफिसर बनना है और उसके लिए इंजीनियरिंग की एक बेसिक डिग्री की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी आईएएस ऑफिसर बनूँ। और मैं जैसे कि मैं हेल्पिंग हैंड्स की स्पॉन्सर स्टूडेंट हूँ, तो जैसा कि मुझे आज इतनी मोटिवेशन सपोर्ट मिली है हेल्पिंग हैंड्स के थ्रू। कब से मदद मिल रही है आपको हेल्पिंग हैंड से? मैं स्कूल में ही थी, जब से ही मुझे हेल्पिंग हैंड्स कौन सी क्लास से? फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड। आपका नाम? मेरा नाम आकुला साई वर्षा है। जी, आपके एसएससी इम्तिहानात में आपको कितने मार्क्स आए थे? मुझे 92% आया। कौन से स्कूल से पढ़े आप? मैं सेंट मारिया हाई स्कूल से पढ़ी हूँ। अभी आप इंटर में कितना मार्क्स आए? मुझे इंटर में 93% आए। अभी आप क्या करना चाह रहे हैं इंटर के बाद? मुझे बीटेक करना पसंद है। बीटेक क्यों करना चाह रहे हैं आप? बिकॉज आई जस्ट वांट टू बिकम एन इंजीनियर। आई वांट टू वर्क विद नासा और इसरो टू बिकम एन एरोस्पेस इंजीनियर। जस्ट वांट टू स्टेप इनटू स्पेस and to develop more technology. फैज़-ए-आम ट्रस्ट से आप कितने साल पहले जुड़े थे? I have attached with Faiz-e-Am before 2 years. After 10th, now I'm going into BTech. So I want to become an engineer, aerospace engineer, and I want to find more technology, and I will be with Faiz-e-Am forever. After I start my job, I have secured 92% in my SSC, so I have become the star of Faiz-e-Am, and I'm proud to say that I'm the star of Faiz-e-Am, and hope I'll complete my BTech with a high percentage, and I'll maintain this star forever. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम समरीन है। आई परस्यूड इंटरमीडिएट फ्रॉम सुजाता जूनियर कॉलेज एबट्स। माय फादर इज़ एन ऑटो ड्राइवर, माय मदर इज़ एन हाउसवाइफ। आई हैव 2 siblings. आप क्या बनना चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? Okay. I want to become a lawyer as well as a bank manager. For that, I'm preparing for BBA plus LLB course. Now I have registered myself for TS Law Set examination, entrance examination. Alhamdulillah, I'm going with it. Inshallah, I'll come up with a great results. आपकी जो इफ्तिताई जो पढ़ाई जो आपकी शुरुआत की थी यानी केजी से, वो किन स्कूल में और कौन से एरिया में से शुरुआत की? जी, I completed my SSC from Old City, that is New Model High School, Dudhboli, and Alhamdulillah I have completed my SSC with the 7.8 GPA. Inshallah, in future I will come up with a lawyer. I am beneficiary of Faiz-e-Am since I was in class 6th. Now I am I have completed my inter. Now I am going ahead with a degree college. So Alhamdulillah, from 6th standard I am a beneficiary of Faiz-e-Am Trust. They are supporting me. They are helping me with everything which I need for my further degrees. मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आप क्या पढ़ रहे हो? मैं BSc MLT कर रहा हूँ। फैज़-ए-आम ट्रस्ट में आप कितने साल पहले जुड़े थे आप? फैज़-ए-आम ट्रस्ट में मैं 4th क्लास से जुड़ा हुआ हूँ। फैज़-ए-आम ट्रस्ट से काउंसलिंग सिंस 10 से लेके अभी तक जो भी काउंसलिंग सेक्शन हुए उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, जिसमें मैं दूसरा कोर्स ले रहा था, लेकिन सत्तार सर और फैज़-ए-आम के जो गेस्ट हैं उन लोगों ने आज समझा कि ये कोर्सेस ने मेडिकल लैब टेक्नीशियन की क्या वैल्यू है। तो उसके आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? मेरे वालिद साहब नहीं हैं। यानी 4th क्लास से आपकी मदद हुई? जी हाँ। और आप तो BSc अभी फैज़-ए-आम ट्रस्ट ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, नॉट
फाइनेंशियली बट गाइडेंस में भी ऑलवेज़ काउंसलिंग जब भी होती। 10th के बाद मेरे को क्या सेलेक्ट करना था, मैं CEC ले रहा था, लेकिन सत्तार सर और सब जने समझा कि CEC नहीं, आजकल के पीरियड में मेडिकल लैब टेक्नीशियन की क्या वैल्यू है, एक डॉक्टर इनकम्प्लीट है विदाउट ए मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इसलिए मैं ये फील्ड चॉइस करा।